हेलो एवरीवन, मैं वेग डोभाल और आपका मेरे ऑफिशियल चैनल में स्वागत अभिनंदन है। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हो जाएगा हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है ये। और अभी उत्तराखंड में कुछ चीज़ें उत्तराखंड के लिए या एग्ज़ाम होने के लिए कुछ चीज़ें सामने आई है। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर अभी अप्रैल और मई में कहा जा रहा है कि अप्रैल मई में वो लोग करवा देंगे। तथा फिजिकल जो है पुलिस का फिजिकल की करवाने की भी बात की गई कि फिजिकल हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग तैयार रहें, कभी भी पेपर हो सकता है। चाहे इसमें आपका पटवारी का पेपर पहले हो जाए, चाहे इधर से आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर पहले हो जाए, वो कुछ ना कुछ पेपर अवश्य करवाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है तैयार है ना, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करो। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएँ, ताकि उस कंटेंट के बलबूते या कंटेंट के कारण जो है आप जो है बेहतर से बेहतर जो है नंबर अपने ला सको। और मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि आप जो है बेहतर इस बार करेंगे। तो सीधे सीधे महाकाल का नाम लेते हुए हम अपने टॉपिक पे लेके चलेंगे। और इसका जो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ जो है एक लिंक के रूप में दे दूंगा। आप इसका पीडीएफ जो है अगर किसी को चाहिए होता है तो आप उसको ले सकते हैं। और साथ में आप लोगों को मैं बता दूं, अपनी कॉपी पेन अपने हाथ में जरूर रखें। जो क्वेश्चन आपको बनते हैं वो ठीक है, अच्छी बात है। अगर जो नहीं बनते हैं वो कृपया करके आप उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आप एक विश्वास रखिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये इतिहास का फर्स्ट पार्ट है। इतिहास के फर्स्ट पार्ट में हमने जो चीज़ें ले रखी हैं वो हमने लिया है अभी केवल इतिहास प्राचीन भारत में जो, या प्राचीन जैसे वेदों से हम लोग शुरू करेंगे कि वेद के साथ साथ जो है वो कौन कौन से सोर्सेस ऐसे रहे हुए हैं कि जिनके द्वारा जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि इसके बाद जो सेकंड जो पार्ट होगा, जो भाग दो होगा, वो आपका भाग दो जो होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को देखेंगे कि इतिहास के कौन कौन से भाग जो है वो किस द्वारा जो है इतिहास के साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। आप देख सकते हो इधर, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं कि आपको इसके अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, मुझे जहां तक लगता है। तो पहला जैसे देख सकते हो आप लोग कि भारत के सर्वप्रथम जो धार्मिक ग्रंथ क्या है, वेद हैं। हमें इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो सबसे पहले कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। वेदों को सर्वाधिक जो है सबसे प्राचीन माना गया है। अब वेद को सबसे प्राचीन माना गया तो वेदों की जो संख्या वो कितनी है, 4 हो जाएगी। और इन वेदों को लिखने का जो श्रेय जाता है, इनके आप देख सकते हो कि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई, महर्षि वेदव्यास। या कभी कभार लिख के आएगा कि कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी लिख के आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा, वेदों की रचना किसके द्वारा की गई, महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई है। और इसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, ये तीसरा जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख कहाँ पे किया गया, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ये समझने योग्य बात है कि अगर पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तीसरे मंडल मिलता है। क्वेश्चन आपके पास यहीं से ही बनेगा, इतनी ही लाइन से बनेगा। या तो ये पूछ लेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला, ऋग्वेद में, और किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। और ये किसको समर्पित है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सूर्य की बहन सविता को जो है ये वाला मंत्र जो है वो समर्पित है, ये कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा सोमरस। आपने सोमरस का तो नाम सुना ही होगा। खैर, सोमरस का उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख मिलता है। सोमरस एक प्रकार का पेय पदार्थ है जिसका रसा स्वाद किया जाता था पहले। तो सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, इसको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोमरस वाला। नेक्स्ट पुरुषुक्त, पुरुषुक्त का उल्लेख क्या है, 10वें मंडल में मिलता है। और 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो भी 10वें मंडल में मिलता है। और इधर से हम वर्ण विशेषण अगर बोल सकते हैं कि वर्णों का जो 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, यानी कि जैसे आपका हो जाएगा, जैसे ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण का उसके बाद क्या होगा, क्षत्रिय हो जाएगा, क्षत्रिय के बाद शूद्र हो जाएगा, शूद्र के बाद वैश्य हो जाएगा। इस प्रकार के जो वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण क्रम जो मिलता है वो भी आपके 10वें मंडल में मिलता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सर्प जो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नाम का प्रयोग किया गया है, या किस शब्द का प्रयोग जो कितनी बार किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न भी रहने की संभावना रहती है। तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने बार प्रयोग किया गया, 250 बार प्रयोग किया गया है। अग्नि के लिए जो है 200 बार का प्रयोग किया गया। ये अग्नि वाला जो है ये पेपर में रहता है, ये मैंने कई बार देखा है कि ये अग्नि पूछा जाएगा, अग्नि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कुल कितनी बार किया गया, बेटा 200 बार किया गया। ये इस क्वेश्चन को टिक कर दो, नॉट लिख दो, इंपॉर्टेंट है। यहां से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सोमरस का उल्लेख किस में मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, या किस में मिलता है, ये इस टाइप का पूछा जाएगा। ऋग्वेद में देखा जाए, कोई कहता है 10,580 मंत्र हैं, और इसमें जो जाएंगे कितने हो जाएंगे आपका, इसमें 1080 क्या हो जाएंगे, सूक्त हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप का पूछा भी जाता है। ठीक है, 10 मंडल हैं इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा
ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पेपर में आएगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कभी कभार कहीं लिखा होगा होत्र, होत्र समझते हो ना आप लोग, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इसको होत्री भी कहा जा सकता है, आप इसको श्लेष करके कह सकते हैं, पेपर में कुछ भी आ सकता है। क्लियर? और यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में है। आपको मैं बता दूं कि जो चीज जो है गद्य एवं पद्य में होती है उसे हम चंपू काव्य भी कह सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि ऐसा काव्य जो गद्य एवं पद्य दोनों में हो, उसे हम क्या कहते हैं? इसे चंपू काव्य भी कह सकते हैं। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी उल्लेख जो है वो हमारे यजुर्वेद में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आपके पास अवश्य पूछा जा सकता है कि गद्य में पद्य में कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। आप लोग इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से नेक्स्ट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि सामवेद को गायन का वेद कहा जाता है। एक, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यानी कि प्रश्न यहां से तैयार हो जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ये सामवेद को कहा जाता है। दैट्स अ मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इसको आप हो सके अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर? नेक्स्ट, औषध का उल्लेख जो है, औषध यानी कि आपका मेडिसिनल, मेडिसिन का उल्लेख भी मिलता है हमारे वेदों में। हमारे वेदों में संगीत से लेकर के हर एक चीज हमारे वेदों में व्याप्त है। हर एक चीजों का उल्लेख मेंशन जो हमारे वेदों में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि औषध का उल्लेख, औषध यानी कि मेडिसिन का जो सर्वप्रथम जो मेंशन किया गया है वो अथर्ववेद में मिलता है। कुछ मंत्रों के यानी कि बोल सकते हैं कि अथर्ववेद में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है कि जादू टोना इस प्रकार का, कि वशीकरण हो गया, ये सब जो है आपका किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और इसमें जो है सभा एवं समिति, आप देख सकते हो इस पॉइंट को, कि इसमें जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसे? पेपर में आएगा कि किसे जो है सभा एवं समिति को क्या कहा गया है, या प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है। इस टाइप के प्रश्न आपके पास रह सकते हैं। तो इससे जो है आपका ये वाला तैयार होता है। औषध का उल्लेख किस वेद में है, जादू टोने का उल्लेख या वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है, या सभा समिति का जो है इसे क्या कहा गया है, इस टाइप का आपके पास पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद है, तथा सबसे नवीनतम वेद हो जाएगा आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ये प्रश्न तो बन ही जाएगा आप लोगों से, अगर पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम कौन सा है, सबसे नवीनतम हो जाएगा सबसे नवीनतम प्राचीनतम हो जाएगा ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम हो जाएगा अथर्ववेद। नवीनतम का मतलब हो जाएगा इसे बाद में लिखा गया, इसे सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है? उपनिषद की संख्या, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में आएगा। उपनिषद की संख्या 108 है। ये पेपर में पूछा जाता है। पुराणों की संख्या कभी कभार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। इधर से उपनिषद की संख्या कितनी हो जाएगी? 108। वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, है ना? इसके बाद अगर पूछा जाता है, अगर दर्शन पूछे जाते हैं, दर्शन की संख्या कितनी है? 6। और इधर से वेदांग की पूछी जाए तो वेदांग की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6। तो यानी कि इस टाइप के प्रश्न आपके पास रहने की संभावना है। नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। अभी मैंने कहा था कि 18 पुराणों का उल्लेख किया गया, भारतीय सनातन धर्म में 18 पुराण है। 18 पुराणों में से सबसे नवीनतम जो पुराण है उसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना? क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत, है ना? श्रीमद् भागवत पुराण जो है सबसे नवीनतम पुराण हो जाएगा। जबकि सबसे प्राचीनतम पुराण की जो बात करें वो कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हो जाएगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? पहले तो आपको यह जानना आवश्यक रहेगा कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। एक, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कभी आपके पास चार आपके कोई उपन्यास दे देगा या फिर कोई किताब दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि मौर्यकालीन का उल्लेख जो है किस किताब में मिलता है। तो मौर्यकालीन का जो उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है, ये कौटिल्य की है। इसी को हम चाणक्य भी कह सकते हैं हम लोग, इसी को हम ब्रह्मगुप्त भी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस अर्थशास्त्र का संबंध जो है किसी धन से नहीं है, अपितु इस अर्थशास्त्र का संबंध जो हो जाएगा मौर्यकालीन राजनीति से है, मौर्यकालीन राजकाज से है, मौर्यकालीन शासन से है। हम इसका मतलब ये समझ सकते हैं। क्लियर? एक पुस्तक और भी आती है जो कि कई बार पेपरों में वैसे भी देखने को मिली है, ये हिंदी में भी आता है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। ये इंपॉर्टेंट है। एक और एक आपका दो, ये अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं अभी इसमें से। तो राजतरंगिणी लेखक कौन? कल्हण है। और इसमें 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। इनके ललित द्वितीय का आपने नाम सुना होगा। ललित द्वितीय जो है इनका संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से रहा है या कश्मीर से रहा है। तो इसमें जो है कल्हण की ये पुस्तक राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है? नेक्स्ट,
लिपि शब्द का प्रयोग, इनकी लिपि जो स्क्रिप्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट जो है, लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अष्टाध्यायी में मिलता है। अब अष्टाध्यायी पुस्तक जो है किसकी है, ये हो जाएगी पाणिनि की हो जाएगी। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे, पाणिनि से है। और इस अष्टाध्यायी पुस्तक को हम व्याकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका संबंध जो है किस विशेष हो जाएगा, व्याकरण से हो जाएगा। ठीक है, जैसे लीलावती पुस्तक देख सुना होगा आप लोगों ने, इसका संबंध जैसे गणित से हो जाएगा, अष्टाध्यायी का संबंध पूछ लेगा व्याकरण से हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो यानी कि यहाँ से हम 3 क्वेश्चन जो है ये लगातार ऐसे पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण, लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्याय में किया गया है। ये प्रश्न आपके पास अवश्य रहेंगे। आप विश्वास करें कि इस टाइप की क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना जरूर रहेगी। हिस्टोरी का पुस्तक, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री हो जाएंगे, इनकी ये फादर ऑफ हिस्ट्री हो जाएंगे। हिस्ट्री के पिता कौन है, हेरोडोटस है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, हिस्टोरी का। इसको याद करना इसलिए सरल हो जाएगा क्योंकि ह से हिस्टोरी का हो जाएगा, ह से क्या हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा। आप इसको H2 भी कर सकते हैं, आप इसको H का स्क्वायर भी कर सकते हैं। आप अपने याद करने के लिए इसको कोई सा भी तरीका आप इसको आजमा सकते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट, एक पुस्तक आपने सुना होगा इंडिका पुस्तक। इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज का है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिका पुस्तक का संबंध मेगास्थनीज हो जाएगा और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी मौर्य यानी कि मौर्यकालीन, आप समझ सकते हो कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि इसमें जो है भारत आया था ये। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, इस इंडिका पुस्तक का संबंध भी किस हो जाएगा, मौर्य वंश से हो जाएगा। ये पेपर में आएगा अवश्य। इतना ही पूछा जाएगा कि इंडिका पुस्तक किसकी है, मेगास्थनीज। आपको इसको याद करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार पेपर में देखने को मिला है, ये एसएससी वाले एग्जाम में ज्यादा ही पूछा जाता है, लेकिन आपके उत्तराखंड ट्रिपल एससी में जो है पूछे जाने की संभावना रहेगी। आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का भूगोल किसका है, ये किसकी पुस्तक है। तो भारत का भूगोल जो पुस्तक लिखी है वो टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। आपको रखना याद कि टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई है। अगर आपसे ये पूछता है कि भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज पुस्तक किसकी है, भारत की खोज जो पुस्तक हो वो हो जाएगी आपका J.L. नेहरू की हो जाएगी। ठीक है, भारत की खोज पुस्तक J.L. नेहरू का है। अगर आपसे ये पूछता है कि भारत का विभाजन, यानी कि भारत का विभाजन यानी कि इंडियन डिवाइडेड या डिवाइडेड इंडिया जो भी है, तो भारत का यदि वो विभाजन पूछता है तो भारत का विभाजन पुस्तक किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। ठीक है, भारत का विभाजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये भी बेटा बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये मुझे लगता है कि लास्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक, इसको आप आंखें बंद करके इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिए। ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, आपसे पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अलेक्जेंडर कनिगम को जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है वो जनक कहा जा। पुरातत्व आप समझ सकते हो, आर्किटेक्चर जितने भी सब है हमारे, जो पुरानी विश्व विरासत बोलो या विरासत वाली जो चीजें हैं, कोई भवन है, कुछ भी चीजें हैं, ये पुरातत्व के अंतर्गत इसमें शामिल किया जाए। कोई आपका शिलालेख हो जाएगा, है ना, कोई आपका कुछ भी है, शिलालेख के अतिरिक्त जो अन्य भी सिक्के उक्के जो भी हैं वो सब पुरातत्व में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका जो हेडक्वार्टर, भारतीय पुरातत्व का हेडक्वार्टर ये आपका देहरादून में सर्वे चौक के पास, आप समझ सकते हो इसको, ये देहरादून में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। और यह इसका संबंध जो है, अगर आपसे केवल पेपर में इतना पूछा जाएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से हो जाएगा, बस इतना पूछेगा। यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। एक, भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा में मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से। ठीक है, और कलिंग का युद्ध, आपको पता है कि कलिंग का संबंध ओडिशा से हो जाएगा, है ना, कलिंग का संबंध किस हो जाएगा, ओडिशा से हो जाएगा। और कलिंग का युद्ध जो है आपको पता है कि अशोक के बीच में, इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सती प्रथा का उल्लेख, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख जो एरन अभिलेख में मिलता है। और इस एरन अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा, भानुगुप्त से हो जाएगा। 2 चीजें भी सामने आई हैं कि अगर पूछा जाए कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल से हो जाएगा। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में, इसका संबंध किससे हो जाएगा, भानुगुप्त से हो जाएगा। इस पॉइंट को जो है यहां से 3.1 2 3, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं कि जो आपकी कनिष्ठ सहायक के पेपर बोलो, चाहे उधर से आपका पुलिस का पेपर बोलो, इधर से फॉरेस्ट गार्ड का पेपर बोलो, हर एक पेपर में इनके पूछे जाने की संभावना रहेगी रहेगी रहेगी। क्लियर उस पॉइंट को आप लोग। ठीक है, एक कोई दिक्कत आती तो मुझे बताते चलना। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीनतम, ये यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें पहले ही इंपॉर्टेंट बता देता हूं क्योंकि ये पूछे जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है,
प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आहत सिक्के कहा जाता है। पेपर में आएगा जो प्राचीनतम जो सिक्के होते हैं उनके लिए क्या शब्द है? आहत सिक्के। कभी कभार साहित्य में से काशार्पण, क्या बोला मैंने? काशार्पण भी जो है प्राचीनतम सिक्कों को, आहत सिक्कों को काशार्पण भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर लेख लिखने का जो श्रेय जो जाता है वो यवन शासकों को जाता है। यवन शासकों को सिक्कों पर लेख लिखने का श्रेय जाता है। कहा जाता है कि यवन ने जो है सर्वप्रथम पे सिक्कों पे जो है अपना लेख शुरू करा था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन जाता है, अभिलेखकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखकों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है ना। वनस्पति विज्ञान का जनक जो ये अध्ययन कहलाता है बॉटनी कहलाता है। मधुमक्खी का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। सॉरी, एपिग्राफी नहीं, आपका एपिकल्चर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसको आप पेपर के लिए इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। मैं आपको लोगों को वही पॉइंट बता रहा हूँ जो हमें प्राचीनतम जो सोर्सेस हमको मिलते हैं। आपने जो जो क्वेश्चन देखे होंगे, जो जो राइटर आपने देखे होंगे, ये प्राचीनतम इतिहास को जानने के स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये टॉपिक चल रहा है। और सबसे प्रथम जो जो हमने जो प्रयुक्त जो फसल का जो हमने प्रयोग करा है वो गेहूं क्या है? सबसे पहले प्रयुक्त जो है फसल, क्या यहाँ पे फसल सब छूट गया है। सबसे पहले जो फसल का जो हमने प्रयोग करा वो गेहूं थी। कृषि का आविष्कार जो माना जाता है वो नवपाषाण काल में माना जाता है। आग का आविष्कार, इस बात को बहुत दिमाग में रखना कि आग का आविष्कार जो है वो कौन सा माना जाता है? ये पुरापाषाण काल में जाएगा। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार होता है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। और यहाँ पे मैंने एक शब्द लिया हुआ है, पंचायतन शब्द। ये कई बार पेपर में आया है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसे पता है कि ये शब्द पूछा गया है कई बार पेपर में, कि पंचायतन शब्द मंदिर शब्द का जो संबंध हो जाएगा मंदिर रचना शैली से हो जाएगा। ये किसकी शैली है? मंदिर रचनात्मक शैली है। पंचायतन हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा, है ना, नागर शैली हो जाएगा। इन सभी का संबंध जो हो जाएगा, क्या क्या बोला मैंने? एक तो कहा मैंने नागर शैली, नागर शैली के बाद मैंने क्या कहा? एक पंचायतन शैली हो जाएगा। इधर से मैंने कहा द्रविड़ शैली। तो इन सभी शैलियों का जो संबंध हो जाएगा वो मंदिर निर्माण पद्धति से है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट आगे बढ़ाएं पॉइंट को। नेक्स्ट, मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त पहला हथियार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। ये भी इंपॉर्टेंट है। एवं पहली जो धातु का जो प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा वो कौन सी धातु थी? तांबा धातु थी। और तथा पहला पालतू पशु की अगर हम बात करें तो पहला पालतू पशु कौन सा? कुत्ता हो जाएगा। तो आप 3 पॉइंट यहां से देख ली कि पहला प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी है, पहली धातु तांबा है, पहला पालतू पशु कुत्ता है। आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, ठीक है। और जिस काल के बारे में, जिस काल का हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रख लेना। कभी कभार इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आप प्रागैतिहासिक काल से क्या समझते हैं? तो ऐसा काल जिसके जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इतिहास का आज पहला पार्ट था ये, जिसमें कि हमने केवल सोर्सेस लिया है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी किताबों से जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। इसका रीजन ये है कि अब लगातार जो पीडीएफ बोलो या फिर आपका वीडियो आती रहेगी तो सर्वप्रथम आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हम ये आशा करते हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल शेयर जरूर करें। ये आपका इस टाइप का आ जाएगा। और बाकी मैं जो पीडीएफ बोलो या फिर आपका जो ये वीडियो है ये सेपरेट करके हमारे जो हमारे प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, यहाँ पे जो प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक के लिए क्या हम अलग से क्या कर रहे हैं, अलग से हम फोल्डर टाइप का बोलो या प्लेलिस्ट बना रहे हैं, ताकि जो आपको आसान रहे देखने के लिए, ठीक है। तो यदि आपको पसंद आता तो कृपया करके चैनल की लिंक को सबके साथ शेयर कर दो, जितने सब आपके दोस्तों सबके साथ शेयर कर दो। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप अगर अलग से तैयार करोगे तो आप तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम पहले ही इसमें कम से कम 3-3 4-4 घंटे देते हैं, ठीक है। तो पसंद आती है तो कृपया करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।